तो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई एम डॉक्टर प्रशांत फ्रॉम मेडरूट्स इंस्टीट्यूट। तो कैसे हो आप लोग? मस्त मजा में, सब सही चल रहा है। तो चलो, आज हम देखते हैं एट्थ क्लास का हमारा केमिस्ट्री का ओरिएंटेशन सेशन। ओके सर, ओरिएंटेशन सेशन। यस, ओरिएंटेशन सेशन। ओरिएंटेशन सेशन क्या होता है सर? ओरिएंटेशन सेशन यानी कि जो चीज़ें हमें एट्थ स्टैंडर्ड में जो पढ़नी है, जो सीक्वेंस में पढ़ना है, जिस तरीके से पढ़ना है, वो सारी चीज़ें हमें ऑलरेडी पता होना चाहिए कि हम किस अप्रोच से हम अपना सिलेबस आगे बढ़ाएंगे, चैप्टर्स खत्म करेंगे, टॉपिक्स खत्म करेंगे और कौन से चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। ओके, क्योंकि एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड ये जो दो बुक्स है, उसके अंदर कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो कॉमन दिए गए और कुछ चैप्टर जो अलग दिए हैं। ओके, बट हमारा फोकस क्या है? हमें एनसीईआरटी या फिर स्टेट बोर्ड के बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन नहीं करनी। हमारा अल्टीमेट गोल है जेई एंड नीट के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना। तो हमें हर चीज़ अच्छे से पढ़नी है, हर कॉन्सेप्ट को समझना है, उसका अप्लाइड एप्लीकेशन देखना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस उस टॉपिक से रिलेटेड करनी है, ताकि क्वेश्चन प्रैक्टिस का अप्रोच बने, कॉम्पिटिटिव अप्रोच बने। ओके, तो इन सारी चीज़ों को आज के हम लेक्चर में देखने वाले हैं। और ये सारी चीज़ें कहाँ बताई जाती है, कहाँ पे होता है? तो ये सारी चीज़ें होती है फाउंडेशन में। ओके, फाउंडेशन, व्हाट इज फाउंडेशन? ओके, आपके मन में सवाल आता है ना कि आप अब एट्थ स्टैंडर्ड में आ चुके हो, आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी होगी कि बताया जाता है कि यहाँ फाउंडेशन के क्लासेस होते हैं। क्या होता है फाउंडेशन? क्यों ज़रूरी है फाउंडेशन? ओके, तो चलो देखते हैं कि फाउंडेशन क्यों ज़रूरी है। ओके, वाई फाउंडेशन, वाई फाउंडेशन, फाउंडेशन क्यों ज़रूरी है? चलो ठीक है, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। एक गांव था। एक गांव में एक घर में एक अड़ोसी पड़ोसी दो बच्चे रहते थे। ठीक है, तो यहाँ पे दो बच्चे रहते थे। एक का नाम था, चलो एक का नाम था कल्लू। ओके, क्या नाम था? लड़का, एक लड़का था, एक लड़की थी। एक का नाम क्या था? कल्लू। कल्लू नाम ही उसका कल्लू रखा है, क्यों पता है? वो था ही काला, इसलिए उसका नाम कल्लू रखा था। ओके ठीक है, ये रहा कल्लू। कल्लू बहुत तेज था दिमाग से। ओके, कल्लू बहुत तेज था दिमाग से। वो उसके पड़ोस में रहती थी टुनटुन। ये लड़की थी टुनटुन। कौन सी थी? इसका नाम था टुनटुन। ठीक है, ये थी टुनटुन। ये बेचारी सादी सी लड़की, भोली सी लड़की थी। कल्लू बड़ा ही तेज, बड़ा ही होशियार और बड़ा ही बदमाश भी था। ठीक है, तो अब ऐसे हुआ कि दोनों ने डिसाइड किया कि हमें आगे चल के हमको डॉक्टर बनना है। कल्लू का ड्रीम था कि कल्लू को डॉक्टर बनना है आगे जाके। फिर टुनटुन तो बेचारी सादी सी लड़की थी, उसको उतना समझ में नहीं आता था। तो टुनटुन ने सोचा चलो कल्लू डॉक्टर बन रहा है, तो चलो यार हम भी डॉक्टर ही बन जाते हैं। तो इसका भी ड्रीम था कि ये आगे जान के डॉक्टर बने। ठीक है, तो अब ऐसे हुआ कि कल्लू पढ़ने में बहुत तेज था। और कल्लू तेज था, स्कूल में इसके बहुत अच्छे नंबर्स आते थे। कल्लू की जो ग्रास्पिंग पावर है वो बहुत अच्छी थी। बट टुनटुन उतनी ज़्यादा दिमाग से तेज नहीं थी। वो चीज़ों को समझ लेती थी, जितना उससे ऊपर उतना ट्राई करती थी। बट कल्लू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा था, जिसको हर चीज़ों में कुछ अलग करना होता है। उसका कॉन्फिडेंस ही अलग था, वो अलग ही लेवल का बंदा था। सुना है ना, वो अलग ही लेवल का। तो कल्लू अलग ही लेवल का बंदा था। क्या? कल्लू अलग ही लेवल का बंदा था। तो भाई को हमेशा कुछ अलग करने का, अपनी ही चीज़ों को प्रायोरिटी देना, खुद के ही विचार को आगे बढ़ाना, लोगों की बात ना सुनना। दिमाग से तेज था, ये बात नहीं है, और इसकी रटंत विद्या, ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी थी। तो अभी क्या हुआ कि कल्लू को और कॉन्फिडेंस था कि उसको लगता था कि मैं जो चीज़ें, मैं खुद से ही सारी चीज़ें कर लेता हूँ। तो फिर ऐसे हुआ कि ये लोग एट्थ नाइन्थ में पहुँच गए, तो अब इनको एट द एंड इनको बनना था डॉक्टर ही। तो सोचे कि चलो जेई नीट के क्लासेस लगाते हैं या फिर कुछ अभी से स्टार्ट करते हैं, ऐसा इनके माँ बाप का सोचना था। लेकिन कल्लू ठहरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़का। इसको तो ऐसा था कि ये बोलता है कि नहीं, मुझे तो कोई क्लासेस की ज़रूरत नहीं है, मैं तो खुद से ही करूँगा, मैं तो बहुत तेज़ हूँ दिमाग से। ओके, और ये कैसा है ना, ये इसकी ग्रास्पिंग पावर अच्छी होने की वजह से
ये चीज़ों को बहुत जल्दी रट लेता था, समझता नहीं था, रट लेता था और रट के एग्ज़ाम में जाके लिख के आ जाता था। वही बेचारी टुनटुन ट्राई करती थी कि चीज़ें समझ में आ जाए। ये कौन है अपना? कल्लू है, कल्लू। और ये अपनी टुनटुन है, टुन। बेचारी मासूम सी सादी सी लड़की, भोली भाली लड़की, और ये बड़ा ही तेज और होशियार लड़का। तो कल्लू ने सोचा कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है किसी की, मैं तो बहुत होशियार हूँ, मैं तो अपने से ही प्रिपरेशन करूँगा। और इसने सोचा कि मैं इतना दिमाग से तेज़ हूँ कि मैं 12th होने के बाद 11 10th होने के बाद मैं नीट की प्रिपरेशन करूँ, 2 साल पढ़ूँगा, आराम से नीट निकाल लूँगा। नीट तो कोई बड़ी बात नहीं। वहीं बेचारी टुनटुन, इसने सोचा कि चलो हम लोग कहीं फाउंडेशन वगैरह लगाते हैं और हम अपनी पढ़ाई अभी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें टाइम लगता है चीज़ों को ग्रास्प करने में। तो फिर टुनटुन ने अपनी धीरे-धीरे पढ़ाई स्टार्ट की, वो चीज़ें कर रही थी, उसको उस हिसाब से चीज़ें बताई ज रहे थे। और यहाँ पे कल्लू बेचारा अपने ही धुन में रहता था, अपने हिसाब से करता था। तो अब हुआ कि 10th का एग्ज़ाम हुआ, तो टुनटुन बेचारी दोनों चीज़ें मैनेज करके उसकी पढ़ाई उस लेवल तक नहीं हो पा रही थी। लेकिन कल्लू एकदम चाप के पढ़ता था, बस बोर्ड की तैयारी करता था अच्छे से। रट-रट के सारे बुक्स कल्लू ने रट डाले थे। तो वैसा हुआ, 10th का रिज़ल्ट आया। कल्लू के परसेंटेज कितने आए पता है आप लोगों को? इमेजिन करो कल्लू को कितने परसेंटेज आए होंगे। तो कल्लू के परसेंटेज आए 98%। अरे बाप रे बाप! बस कल्लू ने पूरे गांव में हवा बना दिया कि कल्लू टॉपर, कल्लू टॉपर, कल्लू टॉपर। बेचारी टुनटुन, ये सादी भोली लड़की, बस ज़्यादा नहीं पढ़ती थी, कम चीज़ें पढ़ती थी और अंडरस्टैंडिंग लेवल से पढ़ती थी। तो इसको आए 75%। अब सब लोग बोल रहे थे कि देखो कल्लू ने तो टॉप कर दिया, जिले में टॉप कर दिया भाई ने, पूरे 98% लेके आया। बेचारी टुनटुन 75% लेके अब आगे की तैयारी में जुड़ गए। तो कल्लू कैसा था ना, कल्लू रट्टा रट्टा मारता था, कल्लू चीज़ों को समझता नहीं था। तो कल्लू का 98% तो आ गया 10th में। तो आगे जब कल्लू कॉम्पिटिटिव की तैयारी में उतरा, जब उसने 11th-12th से नीट की जर्नी स्टार्ट की, तब कल्लू की रट्टंत विद्या वहाँ पे फेल हो गई। वहाँ पे उसको उसको आदत नहीं थी कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना जाता है, कॉन्सेप्ट कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाता है। ये तो बस रट के चीज़ें निकाल देता था। तो तो रटने वाला जो अप्रोच था, इसकी वजह से इसका कहीं न कहीं वहाँ पे लॉस होने लगा। ये चीज़ें रटता था लेकिन एग्ज़ाम में वैसे क्वेश्चन नहीं आते थे, वहाँ पे अप्लाइड और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते थे। तब जाके कल्लू को रियलाइज़ हुआ कि मैंने कहीं न कहीं अपनी गलती की है। और जब टुनटुन थी, वो जब पढ़ती थी तो वो कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के हिसाब से पढ़ती थी, अच्छे से पढ़ती थी। क्वेश्चन प्रैक्टिस का उसका अप्रोच अच्छा बिल्ड हो चुका था। उसको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आते थे, क्योंकि उसके फाउंडेशन में उसके बेसिक्स अच्छे थे। बट कल्लू का ऐसा नहीं था, कल्लू तो रटने वाला था। रटंत विद्या इसकी बहुत तेज थी, ओवर कॉन्फिडेंस में था। तो ये चीज़ों को रट के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फिर ऐसे इनकी 11th हो गई, 12th हो गई। एट द एंड जब इनका नीट का एग्ज़ाम हुआ और रिजल्ट आया, तो नीट का जब एग्ज़ाम हुआ, नीट रिजल्ट, तो सोचो क्या हुआ होगा, ठीक है? तो नीट रिजल्ट में कल्लू जो है और टुनटुन जो है, टुनटुन, तो कल्लू, तो पता था सबको कि कल्लू को सबको सबको भरोसा था कि कल्लू तो इस बार नीट निकाल ही लेगा। कल्लू हमारा डिस्ट्रिक्ट टॉपर है, कल्लू 98% वाला है। और बेचारी टुनटुन 75% वाली सादी सीधी लड़की, उसको बोलते थे अरे ये क्या करेगी, कुछ नहीं, इसका कुछ नहीं होने वाला। तो हुआ ऐसे कि नीट में कल्लू को आए 250 मार्क्स, 250 मार्क्स। और टुनटुन को आए, सोचो अब टुनटुन तो सादी सी लड़की ना, उसको क्या ही आएगा। तो उसको कितने आए, उसको आए 680 मार्क्स। उस दिन सबके मुंह बंद हो गए, ये कैसे हो गए। तो तब जाके कल्लू को रियलाइज हुआ कि जो चीजें कॉन्सेप्ट से बिल्ड होती है वो चीजें रटने से बिल्ड नहीं होती है। यहाँ पे जाके कल्लू को रियलाइज हुआ कि वाई फाउंडेशन इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज कॉन्सेप्ट वहीं बिल्ड होता है, क्वेश्चन सॉल्विंग का तरीका वहीं से बिल्ड होता है, कॉम्पिटिटिव अप्रोच वहीं से आता है। तब जाके कल्लू को रियलाइज हुआ कि मैंने ये गलती करी। तो ये एक स्टोरी है, और ये स्टोरी बस ऐसी बनाई हुई नहीं है, ये कहीं ना कहीं रियल लाइफ से रिलेटेबल स्टोरी है। तो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फाउंडेशन। तो ये हमारा कल्लू बेचारा, फिर इसको बाद में समझ में आई, तब फिर कल्लू कॉन्सेप्ट पे फोकस करने लगा और चीज़ें पढ़ने लगा। तब उसको उसका भी स्कोर अच्छा आया और बाद में उसका भी सिलेक्शन हो गया। तो टुनटुन
कब की एडमिशन लेके वो अपना आगे का कोर्स पढ़ रही थी और कल्लू को 1-2 ड्रॉप और लग गए नीट को क्लियर करने में। दैट इज द मेन डिफरेंस। जो बच्चा पहले से पढ़ता है अर्ली प्रिपरेशन एंड लेट प्रिपरेशन, ये चीज़ें कहीं ना कहीं डिफरेंस क्रिएट करती है। ओके, तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि ये चीज़ें होती है फाउंडेशन में। चलो अब आगे देखते हैं कि हमें जो इंडेक्स है हमारा उसको हमें कैसे पढ़ना है। ओके, तो देखते हैं कि यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड के दोनों इंडेक्स यहाँ पे क्लास 8 के डाले हुए हैं। तो यहाँ पे जो जो मार्क किए हुए हैं, ये जो चैप्टर्स हैं ये हमें केमिस्ट्री के अंदर पढ़ना है। ओके, स्टेट बोर्ड के अंदर भी और एनसीईआरटी दैट इज सीबीएसई के अंदर। ओके, तो यहाँ पे देखो कुछ चैप्टर हैं जो सीबीएसई ने अलग से दिए हैं और कुछ चैप्टर है जो स्टेट बोर्ड ने अलग से दिए। तो सर कुछ, पर हम इसको कैसे करें? तो कुछ चैप्टर हैं जो एनसीईआरटी भी मानती है और स्टेट बोर्ड ने भी दिए हैं। तो ये जो चैप्टर्स होते हैं इसको हमको कंबाइन करके पढ़ना है, ताकि ना स्टेट बोर्ड का कॉन्सेप्ट छूटे ना सीबीएसई का कॉन्सेप्ट छूटे। क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? नीट एंड जेई का बेस हमें बनाना है, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो हमें दोनों चीज़ें साथ लेके पढ़नी है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। तो देखो यहाँ पे अभी इस इंडेक्स में कितने चैप्टर्स हैं? सर याच्यामध्ये आपण करू शकतो ना कट? सर्व काय चालू आहे हम्म, कट मध्ये आपण कट करू ठीक है चालेल. ठीक आहे हं, कंटिन्यू कर काहीच प्रॉब्लेम नाही आणि कॉन्फिडंट ओके सर. ओके, देन देखो ये इंडेक्स है, इस इंडेक्स में हमें ये सारे चैप्टर्स है जो हमें हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ने हैं। और ये जो चैप्टर्स है दैट इज जो हमें सीबीएसई के अंदर पढ़ना है, दैट इज सीबीएसई बोर्ड के लिए। बस बोर्ड, मैं आपको यही बात बोल रहा हूँ कि बोर्ड्स तो हर कोई कर लेता है, कहीं आपकी स्टोरी कहीं कल्लू और टुनटुन की जैसे ना हो जाए। इसलिए आपको ध्यान देना है अपने कॉन्सेप्ट पे, अपने लर्निंग बेसिक्स पे, अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस के अप्रोच पे। ओके, तो यहाँ पे जो चैप्टर्स है यहाँ पे देखो आप, जो मैंने स्टार मार्क किए हुए हैं ये चैप्टर्स हैं जो कॉमन चैप्टर दिए दोनों चैप्टर्स में। ओके, तो यहाँ पे देखना मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये चैप्टर जब आप 11th में आओगे तो अलग से आपको मेटल्स के ब्लॉक्स बन जाते हैं। ओके, पीरियोडिक टेबल आपको आएगा, पीरियोडिक टेबल के अंदर अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं, उन ब्लॉक्स के अंदर आपको मेटल नॉन मेटल का डिवीजन बताया जाता है और उससे भर भर के क्वेश्चन आते हैं, अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो ये जब हम पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल, इससे रिलेटेड जेई नीट के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारे हम एकदम इजी वे में कर लेंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है जो कॉमन चैप्टर है दैट इज कौन सा है? ओके, कॉमन चैप्टर जो है वो है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक अंदर में। इसके अंदर क्या है ना कि एनसीईआरटी और जो स्टेट बोर्ड के बुक्स हैं, कॉन्सेप्ट और उसके अंदर की थ्योरी सारा सेम है। यहाँ पे देखना सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक बोला है, यही यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है? मैन मेड मटेरियल्स। सिंथेटिक फाइबर हो गया, ये जो प्लास्टिक वगैरह होती है ये सारी चीजें मैनमेड होती है ना, सिंथेटिक ये सारी चीजें बनाई होती है ना, ये थोड़ी हमें नेचर से मिलती है, ये नेचुरल रिसोर्सेज में थोड़ी नहीं आता है, ये मैनमेड चीजें होती है। दैट इज ओके। तो ये इस चैप्टर का नाम यहाँ पे सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक दिया है और वही बोर्ड के बुक में हमें दिया है, क्या दिया है? मैनमेड मटेरियल्स। ओके, तो इस चैप्टर को हम कंबाइन करके पढ़ेंगे। ओके, दो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इस चैप्टर को भी हम कंबाइन करके पढ़ेंगे। उसके बाद सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक जो है इसको हम कंबाइन करके, कंबाइन का मतलब ये चैप्टर एक ही है, इसमें कोई अलग चीज़ नहीं है, इसको नाम अलग दे दिया है। एनसीईआरटी ने अलग नाम दिया है और स्टेट बोर्ड के बुक्स ने नाम अलग अलग नाम दिया है। ओके, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर क्या क्या है? नेक्स्ट चैप्टर है इनसाइड द एटम। एटम क्या होता है, एटम के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, इन सब की बेसिक इंफॉर्मेशन हमको यहाँ देखनी है। ठीक है,
ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो है कंपोजिशन ऑफ मैटर। जो चीज़ें मैटर मतलब जो चीज़ें बनी होती है उनका कंपोजिशन क्या है, वो किस चीज़ से बनती है, इन सारी जो चीज़ें हैं ये कहाँ देखनी है हमें, हमें इस चैप्टर में देखिए, दैट इज कंपोजिशन ऑफ मैटर। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट था मेटल एंड नॉन मेटल। ये तो मैंने बताया आपको कि मेटल और नॉन मेटल इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है जब आप 11th और 12th में जाओगे, जेई ऑल्सो नीट में भी, बिकॉज यहाँ से अलग अलग चैप्टर्स डिवाइड हो जाते हैं और वो चैप्टर हाईली वेटेजेबल होते हैं नीट और जेई के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम अच्छे से पढ़ेंगे जब हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू एसिड एंड बेस। ओके, एसिड एंड बेस ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपको 8th स्टैंडर्ड में ही, सेवन्थ स्टैंडर्ड में ही दिया गया है। तो ये चीज़ें हम 7th स्टैंडर्ड में भी पढ़ेंगे, 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ेंगे, क्योंकि 7th में जो पढ़ी हुई चीज़ें उसको हम 8th में अच्छे से रिवीजन करेंगे। 7th में भी तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सब लोग इस चैप्टर को 7th में अच्छे से पढ़ो, ताकि जब हम 8th में पढ़े तब आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए, क्वेश्चन प्रैक्टिस दोबारा करेंगे और वो सारी चीज़ें अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी, अच्छे से आपके ब्रेन में सेट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है केमिकल चेंजेस एंड केमिकल बॉन्ड। जो बॉन्ड्स बनते हैं, जो बॉन्ड होते हैं एलिमेंट्स के अंदर, एटम्स के अंदर, वो जो बॉन्ड बनते हैं वो कैसे बनते हैं, उनका फॉर्मेशन, उनके अंदर चेंजेस जो आते हैं, ओके, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमने देखा कि मैन मेड मटेरियल, इसको हम सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक कहते हैं। ओके, नेक्स्ट दैट इज सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, ये चैप्टर हमने देख लिया मैन मेड मटेरियल के साथ कंपेयर करके। नेक्स्ट दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये चैप्टर एज इट इज हमने अभी देखा था, ये देखो मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। उसके बाद कोल एंड पेट्रोलियम, देखना आपको अभी पता ही होगा कि जब अभी जो वॉर चल रहा था, ओके, उस वॉर के दौरान कितनी ज़्यादा पेट्रोलियम दैट इज एलपीजी, इसकी कितनी शॉर्टेज हुई थी। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो होती है इसकी नीड क्या है, कोल कहाँ से बनता है, कैसे बनता है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसका एनर्जी में कैसे यूज होता है, पेट्रोलियम की नेसेसिटी क्या है, उसके यूजेस क्या है, वो कहाँ से कैसे बनता है, उसका केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है, ये सारी चीज़ें हम कोल एंड पेट्रोलियम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो ये हमने इंडेक्स देखा। उसके बाद ये फाइनल इंडेक्स है हमारा, इसके अंदर हमें इतने चैप्टर्स एक सीक्वेंस में पढ़ना है। ओके, और अच्छे से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते हुए पढ़ना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। हाँ, आपको एक बात बतानी रहेगी कि जब हमारा हर कोई चैप्टर हो जाएगा या फिर टॉपिक हो जाएगा, चैप्टर तो दूर की बात, जब हर कोई टॉपिक हो जाएगा उस टॉपिक्स के रिलेटेड मेन जेई नीट के 5 से 6 सवाल पर टॉपिक हम हर एक टॉपिक खत्म होने के बाद डिस्कस करेंगे और वो क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, आप सॉल्व करोगे, देखना, और इजीली हो जाएगा, कोई डरने वाली बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। माना कि जेई और नीट के क्वेश्चन है बट वी कैन सॉल्व इट इजीली। ओके, ठीक है, तो ये हमारा इंडेक्स रहेगा, इस इंडेक्स के हिसाब से हम हमारे आगे के लेक्चर्स कंटिन्यू करेंगे। और आपको समझ में आया होगा कि फाउंडेशन क्यों जरूरी है, बिकॉज कल्लू एंड टुनटुन, तो हमें कल्लू नहीं बनना है, याद है ना, क्या नहीं बनना है, कल्लू जैसी बेवकूफ़ी नहीं करना है। पता है ना कल्लू कितना शार्प था दिमाग से, अगर वो अगर चाहता तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छे से पढ़ के अच्छा कॉलेज में जा सकता था, लेकिन उसकी एक गलती के कारण उसको 1 से 2 ड्रॉप लेने पड़े। वही टुनटुन बेचारी सिंपल सी सादी सी लड़की, ओके, लेकिन उसने कंसिस्टेंसी मेंटेन की, उसने कॉन्सेप्ट पे फोकस किया और वो लड़की अच्छे से स्कोर करके अपने गोल तक जल्दी पहुंच गई। ऐसा नहीं कि कल्लू नहीं पहुंचा, लेकिन वही है ना चीज़ की टाइम, बिकॉज टाइम बहुत तेज भागता है, तो हमें टाइम के साथ चलना है, टाइम से पीछे नहीं रहना है। तो ये बात है ना कि कल्लू को कहीं ना कहीं वो चीज़ कंप्लीट करने में ज़्यादा टाइम लग गया एज कम्पेयर टू टुनटुन। तो हमें टुनटुन की तरह सोचना है, ना कि कल्लू की तरह। ओके डन, तो ये स्टोरी आपको समझ में आई होगी, आपको डिफरेंस भी समझ में आया होगा कि इन चीज़ों का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो चलो तब तक के लिए एकदम मस्त रहो, स्वस्थ रहो, पढ़ते रहो, हेल्दी रहो, और स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ जुड़े हो तो फेथ रखना, अच्छे से हर चीज़ कराई जाएगी, डरने वाली कोई बात नहीं है। कुछ दिनों बाद आप खुद ही बोलोगे कि सर नहीं, अब हमको कॉन्फिडेंस आ गया कि हम भी नहीं पढ़ सकते, और बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप सही वे से पढ़ोगे, सही तरीके से पढ़ोगे, तो
चीज़ें हो जाती है। बस अप्रोच सही रखो, अच्छे से पढ़ो, जो चीज़ें बताई जा रही है उसको ध्यान से सुनो और वो फॉलो करो, बस यही चीज़ें होती है, बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है? तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।